हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वर्ग व्यवस्था बहुत कुछ जाति व्यवस्था की ही तरह व्यक्ति की आरोपित परिस्थिति का पोषक है? अब किसने कहा है कि जो वर्ग व्यवस्था है वो बहुत कुछ जाति व्यवस्था की ही तरह होती है, जो व्यक्ति की आरोपित परिस्थिति का पोषक है, मतलब कि प्रदत्त परिस्थिति। तो ऐसा कहना किसका है? ऑप्शंस में है प्रकारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, संरचनात्मक विचारधारा या फिर नव प्रकारवादी विचारधारा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जो वर्ग व्यवस्था है वह बहुत कुछ जाति व्यवस्था की तरह ही व्यक्ति की आरोपित परिस्थिति, जैसे कि कास्ट सिस्टम में व्यक्ति को जो जिस कास्ट में जन्म लेता है उसकी पूरे जीवन में वही कास्ट रहती है ना, जीवन भर उसी जाति का सदस्य रहता है। वैसे ही उन्होंने कहा है कि जो क्लास सिस्टम है वो बहुत कुछ जो कास्ट सिस्टम है उसी की तरह है। अब क्यों कहा है? ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं कि जो क्लास है ना, वर्ग, वो क्या है? एक अर्जित विशेषता है, अर्जित गुण है। ठीक है, जिसे जो अगर बात करें मार्क्सवादी विचारधारा में, जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि जो वर्ग है वो व्यक्ति का अर्जित गुण है। अगर देखें तो वो कहते हैं कि जो पूंजीपति का बेटा है वो बिना किसी तरह का प्रयास किए उच्च वर्ग का ही सदस्य हो जाता है। यानी कि जब वो पूंजीपति वर्ग, जो पूंजीपति है उसका जो पुत्र होता है वो उसी क्लास में पूंजीपति वर्ग में ही रहता है, उसी का मेंबर रहता है। ठीक है, उसने कोई प्रयास नहीं किया, उच्च वर्ग का ही सदस्य हो जाता है। और ठीक उसी तरीके से श्रमिक वर्ग का जो पुत्र होगा वो श्रमिक वर्ग का ही सदस्य उसी में गिना जाता है। तो इसी वजह से उनका ये कहना था कि ये कास्ट सिस्टम की तरह ही बहुत कुछ है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोषण मुक्त समाज के लिए स्तरण मुक्त समाज का होना नितांत ज़रूरी है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, फ्रैंक पार्किन, कोजर। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स से रिलेटेड अगर आपको जानना है इनके कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या है, जैसे कि इनका सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है ना, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, इसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो अधोसंरचना की बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर जिसमें अधिसंरचना की बात करते हैं क्या है, अलगाव क्या है ना, मिथ्या चेतना क्या होती है, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य क्या है। तो इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है अलग से, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इनकी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जर्मन आइडियोलॉजी है, दास कैपिटल है ना, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स से रिलेटेड बुक्स थी जिनको कि आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाज की उत्पत्ति एक सावयव की भांति नहीं होती है? ठीक है, यहाँ पर समाज की जो उत्पत्ति है वो सावयव की भांति नहीं होती है, ये कहा गया है। ऑप्शंस में है स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज का कहना है कि समाज की उत्पत्ति सावयव की भांति नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास में जो है मानव प्रयास की भूमिका अहम होती है। ठीक है, जब हम सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं तो उसमें मानव प्रयास की भूमिका होती है, देखने को मिलती है। और जबकि अगर हम जैविक उद्विकास में देखते हैं, उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं उनको महत्वपूर्ण बताया है मैकेवर एंड पेज ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि जो समाज की उत्पत्ति है वो सावयव की तरह नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज पूंजीपतियों व अभिजात वर्ग के हितों की सुरक्षा पहले करता है। जो आधुनिक समाज है ना, वो पूंजीपति प्लस अभिजात वर्ग है ना, एलीट क्लास जो है, उसके हितों की सुरक्षा पहले करता है। ऑप्शंस में है पेरेटो, जैक गुडी, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैक गुडी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक क्या है? फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन बुक है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बुक है। उसमें इन्होंने तकनीकी तंत्र है ना, टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात की है, और किस परिप्रेक्ष्य से की है? ऐतिहासिक प्लस साथ में ही सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो तकनीकी तंत्र है उसकी बात जैक गुडी ने कही है। और ये जो तकनीकी समाज है ना, इन्होंने क्या कहा कि जो आधुनिक समाज है उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? वो तकनीकी तंत्र ही है, ठीक है। और ये जो तकनीकी तंत्र है वह अभिजात वर्ग के जो हित है उनके लिए, या जो पूंजीपति के हित है उनके लिए ही कार्य करता है। उनकी वर्गों की जो हित होते हैं उनकी सुरक्षा वो पहले करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इन्होंने ये एक बात भी कही थी, इसी वजह से ये कहा था, उनका ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि आधुनिक समाज पूंजीपति प्लस अभिजात वर्ग के हितों की सुरक्षा वो पहले करता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आधुनिक समाज की उपलब्धि क्या बताया इन्होंने? तकनीकी तंत्र बताया, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित आधुनिकता वह है जिसमें समानता का व्यवहार होता है, दूसरों के लिए आदर का भाव होता है, किसका तर्क है? यानी कि विकसित आधुनिकता उसको हम कहेंगे जिसमें समानता का व्यवहार देखने को मिले, जिस समाज में दूसरों के लिए आदर का भाव हो। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपांकर गुप्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आधुनिकता के 3 बिंदुओं की बात की थी। आधुनिकता की जब बात करते हैं उसमें एक रखा है उन्होंने तकनीकी तंत्र को, दूसरा बताया औद्योगिकीकरण को मुख्य बिंदु, और तीसरा पूंजीवाद। इन सभी के अलावा यानी कि मात्र इन्हीं से यानी तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण प्लस पूंजीवाद से ही आधुनिकता का संबंध नहीं है, ठीक है। ये आधुनिकता का जो केंद्र बिंदु बताते हैं वो बताते हैं व्यवहारवाद को। किसको बताते हैं? व्यवहारवाद को बताते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है कि पश्चिमी देशों की संस्कृति अपना लेने मात्र से ही कोई आधुनिक नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकते हैं, पश्चिमी देशों की संस्कृति अपना लेने से ही मात्र कोई आधुनिक नहीं हो जाता है। और कहते हैं कि जो भारतीय समाज है उस पर वेस्टर्न कल्चर का ऐसा जहर चढ़ गया है जो कि भारतीय परंपराओं को ही उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, और विदेशी व्यक्ति क्या करता है? आसानी से अपना लेता है। और इसको ही जो है इन्होंने पश्चिम का क्या कहा है? विषैलाकरण कहा है। और इस विषैलीकरण में ही, जो पश्चिम का विषैलाकरण है उसमें ही देश का जो है ज़्यादातर पार्ट, जो अधिकतर जो वर्ग है वो युवा वर्ग ही है जो इसकी गिरफ्त में है, ठीक है। तो आधुनिकता के 3 बिंदुओं की बात दीपांकर गुप्ता ने की। उनमें 3 बिंदु कौन से हैं? तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद। और मात्र कहते हैं, ये भी कहते हैं, इन्हीं से ही आधुनिकता का संबंध नहीं है, इन तीनों से ही नहीं है। आधुनिकता का जो केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु, वो व्यवहारवाद को बताते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। किसने कही हैं? दीपांकर गुप्ता ने कही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आधुनिकता में आने वाले संभावित परिवर्तन को स्वप्नदर्शी यथार्थता कहा है? ठीक है, आधुनिकता में आने वाले संभावित परिवर्तन को स्वप्नदर्शी यथार्थता कहा है। ऑप्शन देख लीजिए, गिडिंग्स है, योगेंद्र सिंह हैं, डीपी मुखर्जी हैं, डीएन मजूमदार हैं। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडिंग्स, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसमें चाहे कितनी ही क्यों ना संस्थाएं हों, ठीक है, जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें चाहे कितनी ही संस्थाएं क्यों ना हो, इसके यानी कि जो आधुनिक समाज है उसके 4 आयाम होते हैं, ठीक है। और ये 4 आयाम महत्वपूर्ण हैं। गिडेंस जिनकी बात करते हैं, पहला बताते हैं पूंजीवाद, दूसरा बताते हैं उद्योगवाद को,
तीसरा प्रशासनात्मक शक्ति को और चौथा सैनिक शक्ति को। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एंथोनी गिडेंस है, ठीक है, गिडेंस। तो यहाँ पर पहला क्या उन्होंने आयाम बताया, पूंजीवाद को, उद्योगवाद को दूसरा रखते हैं, तीसरा प्रशासनात्मक शक्ति को और चौथा सैनिक शक्ति को बताते हैं। और ये जो संस्थागत आयाम है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। गिडेंस कहते हैं कि ये संस्थागत आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे कि समाज में भी परिवर्तन आता है और परिणाम स्वरूप जो है उत्तर आधुनिकता का क्या होता है, उद्भव होता है, उसका जन्म होता है और सामाजिक संरचना में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आधुनिकता में आने वाला जो संभावित परिवर्तन है उसको वो स्वप्नदर्शी यथार्थता कहते हैं, जिसे कि दूसरे शब्दों में वे उत्तर आधुनिक व्यवस्था कहकर भी पुकारते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए गिडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि वर्ग की पहचान भी जाति व्यवस्था में ही होती है। वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था में ही होती है, किसने कहा है। ऑप्शंस देख लियो, ऑप्शन ए है कैथलीन गफ, ऑप्शन बी है गेल ओम्बेट, ऑप्शन सी है AR देसाई एंड ऑप्शन डी है आंद्रे बेते। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेल ओम्बेट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यानी कि गेल ओम्बेट ने किसानों का अध्ययन उत्पादन संबंधों के संदर्भ में किया था, ठीक है, याद रखिएगा, किसानों का अध्ययन उत्पादन संबंधों के संदर्भ में किया है गेल ओम्बेट ने। और वर्ग, न केवल वर्ग, जाति व्यवस्था की भी बात इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में की है। वर्ग के साथ साथ जाति व्यवस्था की बात भी ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है। आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है किसने। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस हैं SC दुबे, योगेंद्र सिंह, डेनियल लर्नर, MN श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, MN श्रीनिवास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MN श्रीनिवास, जब इनका नाम आता है, इनके साथ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, है ना, धर्मनिरपेक्षीकरण की जो अवधारणा है वो इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में बात करें तो वो देख लीजिए एक बार, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, पहली क्या है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रिमेंबर्ड विलेज। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। फिर द डोमिनेंट कास्ट, ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट है। नेक्स्ट है इंडियाज़ विलेजेस, ठीक है, इंडियाज़ विलेजेस। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ठीक है, मैसूर विलेज। हाँ, फिर उसके अलावा विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ठीक है, याद रखिएगा, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये इनकी बुक है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ठीक है। तो ये सारी बुक्स याद कर लीजिएगा। और बुक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ज़्यादातर बुक्स याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिलेंगे बुक्स से रिलेटेड, तो वहाँ कुछ कुछ करके डेली वीडियो उसको देखिए और कुछ करके डेली आप उन जो बुक्स नेम हैं इंपॉर्टेंट ही हैं जिनके बारे में बताया गया है उन वीडियोज़ में, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी टाइम है, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विभाजित समाज की जो अवधारणा है वो संबंधित है। ऑप्शंस देख लीजिए, डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्ज। तो विभाजित समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, आंद्रे गोर्ज का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं आंद्रे गोर्ज कि जो उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसमें कार्य की जो वर्क है उसकी भूमिका बदल गई है, ठीक है।
किसमें? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो कार्य है, वर्क की जो भूमिका है वो बदल गया है, वर्क का स्वरूप बदल गया है। क्यों कहते हैं पहले जो शारीरिक श्रम होता था, ठीक है, अब उसकी जगह उच्च पेशेवर कुशलता देखने को मिलती है। ठीक है, कहते हैं इस समाज में नई तकनीकी व्यवस्था आई है जिससे कि विभाजन हुआ है, और ये विभाजन समाज में दो तरह का हुआ है। एक पहला विभाजन अभिजन कामगार के बारे में बताते हैं और दूसरा बताते हैं बेरोजगार लोगों का, ठीक है, वर्ग। तो ये दो तरह का समाज में विभाजन हो गया, ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। समाज में दो तरह के विभाजन की बात किसने की है? पहला अभिजन कामगार, दूसरा बेरोजगार लोग। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? आंतरिक गोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज ने वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया है, यह तर्क है। ऑप्शंस में है लियोटार्ड, सुधीश पचौरी, आंद्रे गोर्च, रिचर्ड गोट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर औद्योगिक समाज ने वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया, ये कहना आंद्रे गोर्च का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों कहा है? ठीक है, तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इसने यहाँ पर बोला ही गया है ना, अभी आपको बताया कि जो उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में थी उसमें कार्य की जो वर्ग की भूमिका थी वो बदल गई थी। पहले श्रम वर्ग शारीरिक श्रम देखने को मिलता था, ठीक है, और अब क्या हो गया है? पेशेवर कुशलता देखने को मिली है। और न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे कि विभाजन देखने को मिलता है समाज में। पहला अभिजन वर्ग, दूसरा क्या बताते हैं? बेरोजगार लोगों का वर्ग। ठीक है, दो वर्ग हो गया। अब इस औद्योगिक समाज ने क्या किया? जब अभिजात वर्ग हो गया, अभिजन कामगार की बात की है, उसने एक नया क्लास दिया है। ठीक है, अभिजात वर्ग शब्द का यूज करते हैं, एलीट क्लास। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज में एक अभिजात वर्ग का जन्म हुआ है, या अभिजात वर्ग को उसने जन्म दिया है। और ये जो अभिजात वर्ग है वो अपने तकनीकी ज्ञान के कारण बहुसंख्यक लोग, ठीक है, जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनको बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेल देते हैं, और इस वजह से वे हाशिए पर आ गए हैं। और ऐसा उन्होंने कहा है कि समाज में जो उद्योग से होने वाला जो वर्ग संघर्ष था, जैसे कि कार्ल मार्क्स बताते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, तो अब इस समाज में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता था, उद्योग से होने वाला जो वर्ग संघर्ष होता था, इस समाज ने, यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज ने उस वर्ग संघर्ष को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसने कहा है? आंद्रे गोच ने ये सारी बातें कही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, यानी कि संरचनाकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ऑप्शंस में है लेवी स्ट्रॉस, सोसरे, पार्सन्स, गिडेंस। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावाद की बात आती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लेवी स्ट्रॉस का है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। संरचनावाद क्या पूछ रहा है? ठीक है, संरचनावाद तो लेवी स्ट्रॉस है। भाषाई संरचनावाद पूछा जाए तो उसके जनक कौन है? फर्डिनेंड सोसरे हैं। ठीक है, फर्डिनेंड सोसरे हो जाएंगे भाषाई संरचनावाद के हो जाएंगे लेवी स्ट्रॉस, अभी बताया गया है। सांस्कृतिक संरचनावाद पूछा जाए तो बोर्दियो हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद पूछता है, कॉन्सेप्ट किसका है? तो बोर्दियो हो जाएंगे। एंड संरचनाकरण की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट गिडेंस का हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ किस वर्ष में हुआ? तो 1798, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, प्रत्यक्षवादी हैं, मानव समाज के विकास के 3 चरणों की बात की थी। ठीक है, आपको पता भी होगा, पहला धार्मिक की बात करते हैं, सेकंड पर तात्विक, और तीसरे नंबर पे किसके बात करते हैं? प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक चरण की बात करते हैं। फिर इनका एक और एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने विज्ञानों का स्त्रीकरण या विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, किस किस के बारे में बात की थी? पहला रखते हैं गणित को, मैथ को रखते हैं। फिर सेकंड नंबर पर खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। फिर थर्ड पर फिजिक्स रखते हैं, है ना। फोर्थ पर रखते हैं केमिस्ट्री। फिर फिफ्थ पर जो है बायोलॉजी रखते हैं। सिक्स्थ पर क्या रखते हैं? अपना सोशियोलॉजी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंस कहा, यानी कि जो समाजशास्त्र है वह अन्य विज्ञानों की क्या है? जननी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्न में से पूंजी के प्रकारों में से कौन बोर्डियो द्वारा दिए गए वर्गीकरण का भाग नहीं है। यानी कि बोर्डियो ने जो पूंजी है या संपत्ति है उसके किस प्रकार की इनमें से बात नहीं की, किसकी बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, 4 तरह की पूंजी की बात की है, या पूंजी की जगह संपत्ति भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। आर्थिक पूंजी है, व्यावसायिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है एंड प्रतीकात्मक पूंजी दिया हुआ है। तो किसकी बात बोर्डियो ने नहीं कही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, व्यावसायिक पूंजी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्डियो 4 तरह की पूंजी की बात करते हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक पूंजी, ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक पूंजी की बात की है, प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है और फिर सामाजिक पूंजी। इसके व्यावसायिक तो नहीं है, ठीक है, व्यावसायिक की जगह आपको क्या याद रखना है, सामाजिक पूंजी की बात की है। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक पूंजी की बात बोर्डियो ने की हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है। रेखीय, चक्रीय, प्रकार्यात्मक या फिर संघर्ष। तो जो त्रिस्तरीय का जो नियम है वो रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगस्त कॉम्ट के बारे में अभी बात की गई, ठीक है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में कुछ बात की गई है। इनकी बुक्स के बारे में बात कर ले तो पॉजिटिव फिलॉसफी है, पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, पॉजिटिव फिलॉसफी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है। ये बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में अप्रतिमानहीनता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में पूछा गया है, अप्रतिमानहीनता की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन देखिए, मर्टन, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, जी टॉड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम 4 तरह के आत्महत्याओं की बात करते हैं। अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, फिर चौथी लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या की बात करते हैं। बुक का नाम है द सुसाइड इनकी, ठीक है, और उसमें ही ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। और आत्महत्या को ये सोशल फैक्ट मानते हैं, ठीक है, आत्महत्या को ये सामाजिक तथ्य मानते हैं और ये आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया ना होकर एक सामाजिक क्रिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुर्खीम का क्या कहना है कि जो आत्महत्या है वह व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि यह एक, यानी कि आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, इनके अगर फैक्ट्स में देखें, अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो जो सामाजिक तथ्य है, ठीक है, सोशल फैक्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सामूहिक चेतना की अवधारणा ऐसे पूछते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ये सारे किसके हैं कॉन्सेप्ट्स, दुर्खीम के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। यह कथन किसका है। नीत्शे, फूको, वेबर, फ्रायड। तो ऑप्शंस में ये दिए हुए हैं, बताइए संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा कौन बताता है, कौन मानता है। नीत्शे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा किसने कहा है कि हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा हुआ होता है। ठीक है, हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा होता है, किसका कहना है, किसका मानना है, डेहरेनड्रॉफ का। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ का मानना है हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा हुआ होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये जो बुक है वो किसकी है। ऑप्शंस में है सोरोकेन, मैनहेम, वेबर, जी.एच. मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनहेम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, उसे भी याद रखिएगा, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ऑप्शंस में है एडवर्ड लिंडमैन, रॉस, लिंटन, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड लिंडमैन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य,
आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। किसने कहा है? ऑप्शंस में हैं गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, एलियट एंड मेरेल, माइकल हैरिंगटन। तो वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। तो ये कहना किसका है? माइकल हैरिंगटन का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। किसने कहा है? ऑप्शन देख लीजिए, आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाल रंग का कारण है। जो सेब का कलर होता है रेड होता है, किस पिगमेंट के पाए जाने की वजह से होता है? ऑप्शंस में है एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एप्पल है उसका रेड कलर किस वजह से होता है, क्या पाया जाता है उसमें? एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिस वजह से उसका जो सेब का कलर है वो रेड होता है। इसके अलावा अगर गाजर की बात की जाए कि उसका कलर जो ऑरेंज होता है किस वजह से होता है, उसमें कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, उस वजह से होता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, येलो कलर की बात करें तो हल्दी येलो कलर की क्यों होती है, उसमें क्या पाया जाता है? जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है हल्दी में, जिस वजह से वो येलो होती है। ठीक है, टमाटर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? उसके कलर की वजह से लाइकोपिन। ठीक है, गाजर ऑरेंज क्यों है, उसका कलर किस वजह से ऑरेंज होता है? कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और सेब में बताया ही है एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपिस, मेलियस, इंकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है, कौन सी है? स्टेपिस है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, और मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात पूछी जाती है तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत, अमाशय, तिल्ली या फिर उदर। तो यकृत में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका जो विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए, इसका अगर रासायनिक नाम की बात की जाए रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है? रेटिनॉल होता है। अगर विटामिन ए नहीं होता है, कम होता है, तो रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ए को। इसके स्रोत क्या क्या कहाँ से मिलता है हमें विटामिन ए? दूध से, मक्खन से, अंडा, मछली का तेल, इन सभी से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य मंत्री या फिर गृह मंत्री? तो यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो तपेदिक है मुक्त भारत अभियान है, ये मतलब कि भारत से कब तक इसे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। ठीक है, तपेदिक मुक्त जो भारत है उसका लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में कौन सा राज्य देश में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, पुष्प, बीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका कॉफ़ी का अगर बात करें, वानस्पतिक जो नाम है कैफिया अरेबिका है। ठीक है, कॉफिया अरेबिका इसका वानस्पतिक नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इसके अलावा मैंगीफेरा इंडिका जो है वो इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है?
अमरूद का, आम का, आंवले का या फिर कटहल का? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आम का नाम है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो जो क्लासिकल डांस है वो नहीं है, ये पूछा गया है, तो भांगड़ा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ये पंजाब का है, ठीक है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। इसके अलावा अ सुटेबल बॉय, ये बुक पूछी गई है, किसकी है? तो अ सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? जो डैम है, ठीक है, बांध जो होते हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ऑप्शंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा स्टेट है जो कि भारत में मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।